हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है हमारा करंट अफेयर्स का, उसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, कौन कौन से विषय यहाँ पर आज हम लोग उठाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस। आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखेंगे कि आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं। यहाँ देख सकते हैं, दैट इज नीति आयोग रिलीजेस सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। नीति आयोग के द्वारा जो है इस बार रिलीज किया गया है सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स जो है 2023-24 ये जारी किया गया है। सो दिस इज इन न्यूज। एंड देन उसके बाद है बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्स 35% जॉब कोटा फॉर वुमेन सेटअप्स यूथ कमीशन। बिहार सरकार के द्वारा जो है वहां की महिलाओं के लिए अब जॉब में 35% का आरक्षण है। अब ये क्या है, क्यों इसको ये न्यूज में क्यों है, वाई दिस इज इन न्यूज, ये चर्चा का विषय क्यों बना, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। पीएम मोदी सेट फॉर फर्स्ट नामीबिया विजिट बाय इंडियन पीएम इन नियरली 3 डिकेड्स। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की नामीबिया की यात्रा चर्चा में है, बिकॉज जो है अगर हम लोग बात करें कि इन 3 डिकेड्स में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा नामीबिया की यात्रा की जानी है। तो दैट्स वाई दीज आर टुडेज करेंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न। सो बेसिकली नीति आयोग वन सेकेंड रिलीजेस सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स 2023-24। जो आपको ध्यान रखना है दैट इज कि ये नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया रिपोर्ट है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये सेकेंड रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना है। दिस इज नॉट द फर्स्ट रिपोर्ट, दिस इज बेसिकली सेकेंड रिपोर्ट ऑफ SDG इंडेक्स 2030 और 24। ओके, तो आइए देखते हैं कि इस न्यूज में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। So first of all, Niti Aayog on Monday released the second edition of the Northeastern Region District Sustainable Development Goals Index 2023-24। नीति आयोग के द्वारा जो है 2023 और 24 के संदर्भ में SDG, जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है 2023 और 24 का। इसमें ये क्या है, ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र के संदर्भ में जिला सतत विकास सूचकांक जो है रिपोर्ट 2023-24 जो है, ये इसका दूसरा संस्करण क्या हुआ है, जारी हुआ है। देखिए SDG के संदर्भ में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया गया जो प्रोग्राम है, और इसमें टाइम टू टाइम क्या है ये देखा जाता है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स हैं हमने कहाँ तक अचीव किए हैं ना, हम कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाए, और उसको लगभग दुनिया के सभी जगहों पे क्या करना है, उसको सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। सो हाउ फार वी आर मोर सक्सेसफुल और नॉट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कि ये जो सेकेंड रिपोर्ट जारी हुआ है, रिलीजेस सेकेंड एडिशन ऑफ द जो है SDG इंडेक्स, सो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि ये डेवलप्ड किया गया है बाय नीति आयोग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है ना, विथ टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम UNDP। द इंडेक्स एक्सेसेस द परफॉर्मेंस ऑफ 121 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द SDG गोल्स। यानी नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा UNDP के तकनीकी सहयोग से, ये ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है के तकनीकी सहयोग से विकसित इस सूचकांक में सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के संबंध में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 121 जिलों के प्रदर्शन का आकलन इसमें किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, 121 डिस्ट्रिक्ट को इसमें क्या किया गया है, टारगेट किया गया है, और वो 121 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या किया गया है यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और आकलन किया गया है बेसिकली। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो डेवलप्ड बाय द, आप देख सकते हैं कि नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो इसमें क्या है, सम्मिलित है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये टेक्निकल सपोर्ट किससे मिला है, विथ UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि पूर्वोत्तर राज्यों के 121 जो जिले हैं उसमें यहाँ पर हम लोग इसके SDG में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके गोल को हम लोग यहाँ पर
समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि इससे संदर्भित है। द इंडेक्स विच बिल्ड्स अपॉन द फर्स्ट एडिशन रिलीज्ड इन अगस्त 2021 is a vital tool for tracking progress on development goal across social, economic and environmental indicators. It enables data-driven planning and monitoring at the district level also. अगस्त 2021 में जारी पहले संस्करण पर आधारित यह सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संकेतकों में विकास लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और यह जिला स्तर पर डेटा संचालित योजना और निगरानी को सक्षम बनाता है। देखिए, इसके बारे में जैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी अभी आपने पढ़ा कि इसका ये सेकेंड एडिशन क्या हुआ है, जारी हुआ है। तो इसके संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो पहला संस्करण 2021 में जारी हुआ था, तो इसमें क्या-क्या जो मुद्दे जो कि मेन आपके मेजर जो थिंग जो कि इसमें ऐड ऑन थे, वो था आपका यहाँ पर कि सोशल, इकोनॉमिकल और जो है आपको एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स में जो है इंडिकेटर्स के थ्रू जो टारगेट्स हैं उसको देखे गए कि वो किस तरह से वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा संचालित योजना है जो कि निगरानी को क्या करता है, सक्षम बनाता है। तो बेसिकली यहाँ समझिएगा यहाँ पर कि इसके संदर्भ में अगर बात किया जाए सो व्हाट वी कैन सी कि एक बहुत ही वाइटल टूल है जो ट्रैक करेगा प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट गोल अक्रॉस सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स और उसके अलावा ये डेटा ड्रिवन प्लानिंग है जिसमें कि मॉनिटरिंग किया जा सकता है जिला लेवल पर, यानी जो जिले स्तर पर क्या है और किस प्रकार से कार्य यहाँ पर हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। सो दीज ऑल थिंग्स इंक्लूडेड इन दिस ऑल्सो। ओके, तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इससे संदर्भित यहाँ पर। The report was released by नीति आयोग वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। उसके अलावा यहाँ क्या मिनिस्ट्री ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है DONER या नॉर्थ ईस्ट रीजन सेक्रेटरी जो है चंचल कुमार एंड UNDP जो है रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर एंजेला ल्यूसिगी। यानी जब ये रिपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ जो हैं वो हैं BR सुब्रमण्यम, डोनर मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार और UNDP के जो रेजिडेंट प्रतिनिधि हैं डॉक्टर एंजेला लुसिगी ने इसको क्या किया, जारी किया। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात है। मिजोरम का हनाथियाल 8.143 समग्र स्कोर के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला बना है इसमें, जबकि अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग 5.871 स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पर है। तो SDG के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो आपको मैंने बताया कि यहाँ 3 पैरामीटर है, लाइक सोशली, इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव्स और इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट। इन तीनों संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ मिजोरम का जो जिला है जिसका नाम है हांथियाल, दैट इज द टॉप मोस्ट इन द रैंकिंग एंड विच वन इज द लीस्ट जो कि रैंकिंग में सबसे नीचे पर है, दैट इज द इसका नाम है लोंगडिंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका कि प्रदर्शन क्या है 58.71% पर आप देख सकते हैं 71 यहाँ पर है। तो ये जो है एज पर द रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें इसमें यहाँ पर कही गई हैं। उसके अलावा ऑल डिस्ट्रिक्ट इन मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा अचीव द फ्रंट रनर स्टेटस विथ नन इन द अचीवर ऑफ एस्पिरेंट कैटेगरीज। ठीक है ना, यानी मिजोरम जो है सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों में फ्रंट रनर का दर्जा के साथ, जिसमें कि इसका स्कोर 65 से 99 के बीच हासिल किया है, जबकि कोई भी अचीवर जो है 100 का स्कोर या एस्पिरेंट जो है श्रेणियों में नहीं है, जो कि 50 से कम में अगर कहा जाए तो इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट मीन्स कि अगर ये कहा जाए कि विच वन इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो आप देख सकते हैं इसमें कि मिजोरम जो है इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं कि मिजोरम का परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि सिक्किम शोड द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट विथ ओनली 5.5 point difference between highest and lowest scoring districts. Tripura also performed strongly with the minimum intra-state variation. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्किम जो है ने जिलों में सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन दिखाया है, जबकि जो हाई और निम्नतम स्कोर वाले जिलों में केवल 5.5% अंकों का अंतर था।
त्रिपुरा ने भी न्यूनतम अंतरराज्यीय भिन्नता के साथ मजबूती प्रदर्शन किया है। इट मीन्स कि देखिए जो एसडीजी को जो रिपोर्ट आई है, इसके संदर्भ में अगर देखा जाए यहाँ पे स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हम नहीं कह सकते कि किसी का भी परफॉर्मेंस क्या है कि बहुत क्या है बिलो जो है आपको 50, किसी का भी नहीं है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जो है जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट कितने हम लोग देख सकते हैं कि 65 और 99 के बीच में है, जिसमें कि सिक्किम का ऐसा देखा जाए तो एक बड़ा ही एक अच्छा जिसका परफॉर्मेंस लेवल रहा है, जिसमें बहुत गिरावट नहीं हम कह सकते हैं, बहुत बेहतर कंसिस्टेंसी बनी हुई है इनके परफॉर्मेंस में सिक्किम के संदर्भ में देखा जाए तो। और उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है हाँ कि सिक्किम में सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन दिखाया, यानी कि क्या है यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, त्रिपुरा के संदर्भ में भी कहा गया कि त्रिपुरा जो है वो अंतरराज्य भिन्नता के साथ भी बहुत अच्छा क्या कर रहा है, यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। सो इट मीन्स कि त्रिपुरा का परफॉर्मेंस भी हम लोग क्या देख सकते हैं कि बहुत ही क्या है, बेस्ट है। Speaking at the launch, Suman Beri emphasized the importance of achieving SDG targets by 2030 as a milestone towards the vision of Viksit Bharat 2047। देखिए इस लॉन्च के अवसर पे अगर बात किया जाए तो इसमें जो सीधी सी बात है कि हम लोग एसडीजी पे कि वाई वी आर फोकस्ड ऑन एसडीजी बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू अचीव आवर माइलस्टोन दैट इज विकसित भारत। हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं वो है हमारा क्या, विकसित भारत। और विकसित भारत को देखते हुए भी हमें क्या करना है, इस माइलस्टोन को क्या करना है, अचीव करना है। सीईओ सुब्रमण्यम reiterated the central role of the Northeast calling is the अष्टलक्ष्मी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम जी ने पूर्वोत्तर की केंद्रीय भूमिका को दोहराया और इसे कहा कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे कि एसडीजी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट ने बड़ा अच्छा क्या किया है, परफॉर्म किया है, खराब कहीं नहीं है, ये ध्यान रखना है। बिलो 50 से कोई भी कम पे नहीं है। हाँ, धीरे धीरे सब में क्या है, किसी में पैरेलल आप कह सकते हैं कि इसमें सुधार होने के चांसेस हैं, इसमें हम थोड़ा और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बट वी कांट से लाइक दैट कि इसमें किसी ने बहुत अच्छा या बहुत मतलब वर्स्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी इनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा, कंसिस्टेंसी एक बनी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि डोनर मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने अंतराल की पहचान करने, हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करने, सूचकांक की उपयोगिता पर जो है यहाँ पर बात की गई। और डॉक्टर लुसिगी ने डेटा को सार्थक कार्रवाई में बदलने पर आवश्यक बल दिया। देखिए सवाल ये उठता है कि जो भी डेटाज हमारे पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कि ये क्या है, डेटा ड्रिवन प्लानिंग है ना। तो जो भी डेटाज हमारे पास पहुंच रहे हैं, जरूरत ये है वी हैव टू यूज दैट डेटाज स्पेशली द जो है अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज एरियाज ऑल्सो। तो व्हाट वी कैन सी दैट डॉक्टर लुसिगी स्ट्रेस द नीड टू ट्रांसलेट डेटा इनटू द मीनिंगफुल एक्शन। तो यानी हमें सिर्फ डेटा पर नहीं जाना है, डेटाज हमारे पास है और ये बहुत अच्छा डेटा हमें ऑलरेडी क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट वी हैव टू बी मोर फोकस्ड, वी हैव टू बी मोर फोकस्ड दैट हाउ वी एग्जीक्यूट और हाउ वी प्लान थिंग्स, है ना। हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्या करना है, प्लान करनी है चीजों को, हमें एग्जीक्यूशन लेवल पे जाना है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पर नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये क्या है, एक बड़ा ही ये आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एसडीजी इंडेक्स है, यहाँ आएंगे, सॉरी, हाँ यहाँ आएंगे। अब अगर आपसे कहा जाए जैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एसडीजी, मैं बार बार कहती हूँ कि आपको ध्यान रखना है आपके मेंस के पेपर को, मुख्य परीक्षा को, जो अभी यूपीएससी के आपकी परीक्षा होने वाली है और भी अन्य जगह पे। तो एसडीजी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म द सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की बात हम लोग करते हैं। सामाजिक न्याय, ओके। अब देखिए सामाजिक न्याय में मैंने आपसे क्या कहा कि अभी जो हम लोगों ने जो नॉर्थ ईस्ट का जो रिपोर्ट आया है, यस, जो एज पर द जो एसडीजी रिपोर्ट, तो इसमें हम लोग फोकस किस पे है, लाइक आर्थिक स्थिति, लाइक सामाजिक स्थिति और पर्यावरण की क्या कंडीशन है। तो आप सबको पता ही है कि यहाँ पर नेचर का क्या बहुत ही अभूतपूर्व भूमिका है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह से हम अपने 2030 का जो हमारा टारगेट है दैट इज विकसित भारत के गोल को हम क्या कर सकते हैं, हम
अचीव कर सकते हैं, हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या एक बहुत बेहतर रोल प्ले कर सकता है। और एज पर द डेटा जो आपने देखा, लाइक उसमें मिजोरम हो गया, आपने सिक्किम के परफॉर्मेंस लेवल को देखा, आपने यहाँ पर हमने बात की मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश के अभी कुछ जगह जो कि अभी उस वहाँ तक अगर उनका परफॉर्मेंस लेवल कम है तो हम उन्हें कैसे ट्रांसफॉर्म करें। अभी आपसे मैंने बताया कि इसके जो वो हैं डॉक्टर लुसिगी, इन्होंने साफ साफ कहा कि हमें क्या करना होगा, हमें मीनिंगफुल एक्शंस लेने होंगे कि हमें कैसे अपने जो इस गोल है, हाउ कैन वी अचीव दिस गोल। बिकॉज दुनिया के लगभग मैं आपसे बता रही हूँ कि ऑलमोस्ट जो कंट्रीज हैं नाउ दे आर मच मोर फोकस्ड ऑन द एसडीजी गोल्स, वो काफी एसडीजी गोल पर फोकस है। एसडीजी गोल जो कि आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के थ्रू स्टार्ट किया गया, इस गोल में वो सारी बातें हैं जो एक ह्यूमन को बेहतर लाइफ जीने, है ना, उसके अलावा आप कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर क्लाइमेट, सैनिटेशन, हाइजीन, एवरीथिंग इज इन एसडीजी। सो अगर इफ वी आर मोर फोकस्ड और टारगेट लेकर के चलते तो कहीं ना कहीं से ये क्या होगा, दिस इज 100% बेनिफिट टू ऑल ऑफ अस। तो एक बहुत ही बेहतर आप देख सकते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ जो है बहुत अच्छे प्रोग्रेस जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड एज वेल एज वी हैव सम चैलेंजेस ऑल्सो, और उस चैलेंजेस को हम लोगों को क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि हम उसे जहां ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, ठीक कर सके। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द रिपोर्ट ऑफ एसडीजी रिपोर्ट, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ, ये याद रखिएगा ये एसडीजी रिपोर्ट किस संदर्भ में है, ये एसडीजी रिपोर्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के संदर्भ में था और ये सेकेंड रिपोर्ट था। तो इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें निकल करके आई हैं, इसमें और भी कुछ जो है वो सुधार करने की संभावनाएं प्रबल बनती हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज पर। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए भाई, जब बात होती है बिहार अभी चर्चा में आ गया कल के न्यूज में, बिकॉज बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्स 35% जॉब कोटा फॉर वुमेन, सेट्स अप यूथ कमीशन। अब यहाँ इसके पहले मैं आपको एक पृष्ठभूमि कुछ बता देना चाहती हूँ जिस पर मैं हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। एज यू ऑल नो अबाउट द बिहार इलेक्शन, इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर सबसे पहले ये सबको लगता है कि कोई भी अनाउंसमेंट अगर इस बीच में हो रहा है तो वो ना हो वो इलेक्शंस को ध्यान में रख करके है, माइट पॉसिबल, हम लोग ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आप देखेंगे कि हर जगह पे जैसे जो भी स्टेट्स होते हैं, आईएएस की परीक्षा के साथ साथ सभी स्टेट्स के द्वारा अलग अलग परीक्षाएं, जैसे पीसीएस की परीक्षाएं, है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो जॉब होते हैं, वैकेंसीज आती हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों ने डोमिसाइल लागू कर रखा है, यानी वहीं की लड़कियों को या वहीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वरीयता दी जाएगी। मींस अगर एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें जो है प्रेफरेंस जो होगा वो वहां के बच्चों को वो प्रेफरेंस देंगे। तो ये कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी लागू है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन। वुमेन के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कुछ राज्यों में ऑलरेडी ये क्या है, इम्प्लीमेंट है, जहां पे वहां की लड़कियों को पहले वरीयता मिलता है और वो उनको जॉब में पहले क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या हुई है नई बात, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, यानी जो है श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने मंगलवार को राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए सभी राज्य सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो नीतीश कुमार लेड बिहार गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड 35% रिजर्वेशन इन ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट जॉब्स फॉर वुमेन हु परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ बिहार। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिहार के रहने वाली जो भी महिलाएं हैं और जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं उन्हें क्या मिलेगा यहाँ पर, उन्हें आप देख सकते हैं कि यहाँ के सरकारी नौकरी में इन्हें वरीयता मिलेगी और उनके लिए सीट आरक्षित कर दी गई है। इट मीन्स कि अब कहीं ना कहीं से और ज्यादा श्योरिटी है। Thus, the decision was taken at a cabinet meeting chaired by the Chief Minister Nitish Kumar, which also clears 43 अदर की प्रपोजल्स। यानी ये जो है ये मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया, जिसमें 43 अन्य प्रमुख प्रस्तावों को भी क्या की गई है, मंजूरी दी गई है। ठीक है, ओनली वुमेन नेटिव टू द स्टेट विल बी एलिजिबल फॉर 35% horizontal reservation in direct recruitment across all government services cadres in Bihar, said Chief Secretary S. Siddhartha at a press briefing following the meeting। यानी बैठक में जो बात, प्रेस मीटिंग में जो बात सामने आई है वो ये है, जो कि के सिद्धार्था जी के द्वारा कहा गया कि बिहार के सभी सरकारी सेवाओं और संवर्गों में सीधी भर्ती में जो 35% रिजर्वेशन है वो केवल बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाएं ही उसके लिए क्या होंगी, पात्र होंगी। तो इस प्रकार से
इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो आप क्या देख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो बिहार से जो महिलाएं हैं और जो वहाँ की मूल निवासी हैं, परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा सीधे तौर पर। The cabinet also approved the formation of the Bihar Youth Commission aimed at empowering the state's youth and expanding their access to employment and skill development। यानी कैबिनेट के द्वारा बिहार में युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना, रोजगार और कौशल विकास तक उनकी पहुंच को क्या करना, बढ़ाना। तो यूथ कमीशन के बारे में अगर देखा जाए, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूथ कमीशन, तो यूथ कमीशन के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या किया जाए, उनके लिए चलाया जाए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, उसके अलावा ये भी है कि राज्य के जो युवा वर्ग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, एम्पावर्ड किया जाए, उन्हें स्किल्ड किया जाए और उनकी पहुंच रोजगार तक हो। ठीक है, तो देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस साल जो है आपके लिए बिहार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल बिहार में क्या है, इलेक्शंस है ना। और आप देखेंगे कि जिस जिस भी वर्ष जिस भी राज्य का स्टेट इलेक्शन होता है उस साल वहां से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि राज्य विधानसभा को लेकर के, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल लाइक पॉलिटी में आपके कुछ क्वेश्चंस प्रश्न बन सकते हैं कि राज्य विधानसभा के लिए क्या क्राइटेरिया है भाई, ठीक है ना। उसके अलावा जो है राज्य विधान मंडल, अगर हम लोग विधान परिषद का गठन जो है वो कहाँ कहाँ होता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, राज्यपाल के पास क्या पावर है ना। उसके अलावा जो है टैक्सेस को लेकर के स्टेट वर्सेस जो है सेंटर के संदर्भ में कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। बिकॉज अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी जहां भी इलेक्शन होगा वहां पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये चूंकि बिहार में साफ तौर से कहा है कि बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा 35% आरक्षण, हालांकि मैंने आपसे ये कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, कुछ राज्यों में ऑलरेडी ये लागू है, वहां की मूल निवासी जो भी हैं उनको ऑलरेडी क्या किया गया है, जो है वहां पर वो ऑलरेडी उनको इसका लाभ मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी इन्होंने एक्स पर लिखा कि आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू बिहार्स यूथ, ट्रेनिंग देम एंड मेकिंग अ सेल्फ रिलायंट एंड कैपेबल, the state government has decided to form the Bihar Youth Commission. This has also been approved by the cabinet today. तो बिहार यूथ कमीशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आने वाले समय में, और इसकी भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये युवाओं के लिए है। और मैंने आपसे क्या कहा कि अगर पूरे देश के संदर्भ में देखा जाए तो हम सभी लोग क्या है कि अलग अलग राज्यों के द्वारा सबको एफर्ट्स लगाना है किसके लिए, विकसित भारत के लिए। और हमारे उस विकसित भारत एम के लिए सभी युवाओं को क्या करना होगा, वी हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन आवर यूथ्स, उनके लिए स्किल्ड प्रोग्राम, उनके लिए जो है एम्पावरमेंट जो है प्रोग्राम आप कह सकते हैं, उनको ज्यादा एम्पावर किया जाए। तो ये क्या है, ये सब हमारे लक्ष्य हो सकते हैं, तो इस पर हमें क्या करना है, मोर फोकस्ड होना है ताकि यहाँ पर और स्थिति बेहतर रहे। द कमीशन विल सर्व एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू यूथ डेवलपमेंट। It will coordinate with various departments to enhance access to education, skill training and employment opportunities। यानी ये जो कमीशन होगा ये युवा विकास से संबंधित होगा, सभी मामलों पर राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगा। ये शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। द कमीशन विल इंक्लूड 1 चेयरपर्सन, 2 वाइस चेयरपर्सन एंड 7 मेंबर्स। इसमें यह कहा गया है कि या आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष और 7 इसमें क्या होंगे, जो है यहाँ पर 7 मेंबर्स इसमें क्या है और होंगे, ठीक है ना। तो 7 सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिहार यूथ कमीशन का क्या है, यहाँ पर आप जो है एक जैसे इसमें यह भी कहा गया कि आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को बिहार के भीतर निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए, साथ ही राज्य के बाहर पढ़ने और काम करने वाले लोगों के हितों की भी रक्षा की जाए। द कमीशन विल मॉनिटर दैट लोकल यूथ ऑफ द स्टेट आर गिवन प्रायोरिटी इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स विद इन बिहार while also protecting the interest of those studying and working outside the state। ठीक है, आयोग का मुख्य ध्यान युवाओं में शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम सहित सामाजिक चुनौतियों का सामना करना भी है ना, यह सामना और वी कैन से कि इसका समाधान करना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a key focus of the commission will be addressing social challenges
challenges including the prevention of alcohol drug abuse among youths। भाई ये बहुत बड़ी चुनौती है इससे युवाओं को बचाना, तो आयोग इस पर भी क्या करेगा, काम करेगा, जो खासतौर से वैसे बच्चे जो बिहार से बाहर पढ़ने गए हैं, रोजगार की तलाश में गए हैं, तो आयोग इन पर क्या करेगा, नजर रखेगा, है ना। इनके साथ किसी तरह की समस्या आएगी तो आयोग जो है वहां पर इसे देखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग अपने लास्ट न्यूज पर। पीएम मोदी सेट फॉर फर्स्ट नामीबिया विजिट बाय इंडियन पीएम नियरली 3 डिकेड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल एम्बार्क ऑन अ लैंडमार्क विजिट टू नामीबिया ऑन जुलाई 9th, मार्किंग द फाइनल लेग ऑफ हिज 5 नेशन टूर around the first visit by Indian Prime Minister to the African nation nearby 3 decades। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 9 जुलाई को नामीबिया की जो ऐतिहासिक यात्रा पर ये जाने वाले हैं और उनकी 5 देशों की यात्रा का ये अंतिम चरण होगा। लगभग 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री जी की अफ्रीका देश की ये जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ की ये पहली यात्रा होगी। ये मैंने कल भी बताया था कि अभी जो है इसमें यहाँ पर देखेंगे इस यात्रा से भारत और नामीबिया के बीच संबंधों में और प्रगाढ़ता आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ संबंध क्या होंगे, मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है जिसकी जड़ें नामीबिया के स्वतंत्रता संग्राम में भारत का दृढ़ समर्थन था। ये ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी जो है द विजिट इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर डीपन टाइज बिटवीन इंडिया एंड नामीबिया। The two countries share a historic relationship rooted in India's steadfast support for Namibia's independence struggle. India was among the earliest advocates for Namibian freedom, raising the issue at the United Nations early 1946 and hosting the first overseas office of South Africa People's Organization 1986। यानी कि भारत के संदर्भ में देखेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि भारत ने हमेशा से क्या किया है, नामीबिया का समर्थन किया है। इनफैक्ट नामीबिया के स्वतंत्रता संग्राम में भी भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया और साथ दिया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग इन स्टे द कैपिटल विंडहॉक पीएम मोदी विल होल्ड द बायलैटरल टॉक्स विद प्रेसिडेंट न्यूतोम्बो नादित्वा एंड एड्रेस अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ नामीबियाज पार्लियामेंट। यानी अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हम क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है नेटुम्बो नंदी नदैत्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नामीबिया को संसद की संयुक्त बैठक को ये यहाँ पर संबोधित करेंगे। A key highlight of the visit will be the signing of the technology agreement enabling unified payment interoperability between the two countries aimed at enhancing cooperation in the fintech and digital sectors, according to a statement on the Ministry of External Ministry यानी अफेयर्स। तो देखिए इसमें विदेश मंत्रालय के द्वारा जो बयान जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि मेन फोकस क्या क्या रहेगा, दोनों देशों की भी जो वार्ताएं होनी है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं खास तौर से अगर बात करें तो जो एकीकृत भुगतान या फिर हम ये कह सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट हो गया, उसके अलावा टेक्नोलॉजी पे साझेदारी की बात हो सकती है, उसके अलावा फिनटेक के संदर्भ में डिजिटल क्षेत्रों में कैसे आपस में सहयोग बढ़ाया जाए। सो दीज ऑल थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ दीज जो है ये जो मीटिंग के संदर्भ में यहाँ पर देखा जाए। अब आते हैं यहाँ पे नामीबिया के संदर्भ में। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो नामीबिया के यूरेनियम, तांबा, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा खनिजों के समृद्ध भंडार हैं और इसके हाल की तेल की खोजें विश्व का ध्यान पुनः आकर्षित कर रही हैं। पूरी दुनिया में यूरेनियम ऑक्साइड का ये चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो परमाणु उद्योग को ईंधन प्रदान करता है तथा जस्ता और रत्न गुणवत्ता वाले हीरो का भी उत्पादन करता है। तो देखिए नामीबिया के बारे में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स काफी ज्यादा हैं। बट देखिए अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में आप देखेंगे कुछ ऐसे देश है जिसके पास काफी रिसोर्सेज है बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर डेवलपमेंट अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो उनके लिए यानी नामीबिया के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि भारत के साथ कोलैबोरेशन और भारत के साथ जुड़ करके जो है टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट, इन सब जो है इन सब में हम लोग वहां पे प्रोग्रेस देख सकते हैं। bilateral trade between the two nations stood around जो है $814 million in 23-24 with Indian export accounting for over half that figure। मतलब अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है ये लगभग $814 मिलियन रहा है जिसमें भारतीय निर्यात का योगदान आधे से अधिक रहा है। नामीबिया में भारतीय निवेश लगभग $800 मिलियन होने के अनुमान है जो मुख्य रूप से जस्ता और हीरे सहित खनन क्षेत्रों में। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नामीबिया में जो है खास तौर से आप खनिज वगैरह में ये काफी रिच है।
तो यहाँ पर हमें भी बेनिफिट हो सकता है। तो एक बेहतर उम्मीद है आने वाले समय में कि यहाँ पर जो है कुछ बेहतर जो है आपसी सहयोग यहाँ पर शुरू होगा। और दोनों के बीच में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जैसे कि नामीबिया से भारत के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों का स्थानांतरण हुआ था 2022 में, जो किसी प्रमुख मांसाहारी प्रजाति का दुनिया का पहला स्थानांतरण था। तो हमारे रिश्ते पहले से ही आप देख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अ नोटेबल सिंबल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू नेशन ऑलरेडी है। remains the translocation of 8 cheetahs from Namibia to India's Kuno National Park in 2022, the world's first intercontinental transfer of major carnivore species। तो देखेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पहले से भी क्या रहा है यहाँ पर यात्राएं जो हैं, जैसे कि जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्लेट श्री प्रणब मुखर्जी जी इन 2016। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर लाइक जो है यहाँ पर कि इसमें इनके यहाँ के जो स्टेट ऑफिशियल हेड हैं उनका यहाँ पर आना, तो ये चीज़ें आप देखते रहेंगे कि ऐसा नहीं है कि संबंध हमारे ये एक दिन में डेवलप हुए हैं। ऑलरेडी हम लोग क्या है काफ़ी कुछ पहले से ही हमारे द्विपक्षीय व्यापार बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसको ज़रूरी है था कि एक और महत्वपूर्ण तरीके से इसे क्या किया जाए कि और भी क्षेत्रों में हम लोग क्या करें, मिल करके काम करें। और उम्मीद है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी की इस यात्रा से बहुत सारे जो है आउटकम्स आ सकते हैं। दोनों देशों के लिए संबंध मजबूत होंगे और साथ ही जो है हमारे आयात निर्यात, ट्रेड एंड कॉमर्स, फिनटेक जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स में बेहतर होने की उम्मीद है। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिया आईएएस को। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसी तरह। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।